हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में, उसका जीके पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, एलिटेम इज डेज टाइम स्वीटर देन शुगर केन। केन शुगर। तो एलिटेम गन्ने की चीनी से डैश गुना अधिक मीठा होता है। 20, 20,000, 2,000 या 2 लाख। तो वो होता है 2,000। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एलिटेम इज 2,000 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मंथली एम्बियंट एयर क्वालिटी स्नैपशॉट of India for January 2025 by Center for Energy and Clean Air Research, which is the second most polluted city in India इन जनवरी 2025। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के जनवरी 2025 के लिए भारत के मासिक परिवेशी वायु गुणवत्ता स्नैपशॉट के अनुसार जनवरी 2025 में भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली या मेरठ। तो ये आंसर क्या हो गया? दिल्ली। दिल्ली इज़ द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन जनवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement correctly describe the nature of the Gupta administrative system? ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। हम एक बार पढ़ लेते हैं। द किंग हैड सुप्रीम अथॉरिटी बट ही हैज़ असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेटमेंट 2, द रिपब्लिकन स्टेट अंडर द गुप्ता एम्पायर एंजॉयड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखो, जो इसमें आंसर क्या है वो है स्टेटमेंट 1। ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, क्योंकि अगर रिपब्लिकन स्टेट जो थे गुप्ता एम्पायर के, अगर वो कंप्लीट क्या है, एंजॉयड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कंप्लीट नहीं थी उनके पास भी, चाहे वो रिपब्लिकन स्टेट थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वॉज अपॉइंटेड as India's 37th Test captain in May 2025 ahead of the England tour in June? ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, केएल राहुल। तो आंसर क्या हो गया? जून में हुए इंग्लैंड टूर से पहले मई 2025 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया? वो है शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स, ये पता होना चाहिए पार्ट थर्ड क्या है, फंडामेंटल राइट्स, गिव द सिटीजन ऑफ इंडिया द फ्रीडम टू मैनेज, क्या है, कौन सा वाला आर्टिकल पूछ रहे हैं? द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो कौन सा वाला आर्टिकल है? हम ये सारे आर्टिकल भी डिस्कस कर लेते हैं, और पूरा जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, पार्ट थर्ड का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखो, अगर आपको मोटा मोटा भी पता है ना, पार्ट थर्ड में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और उनके नाम भी अगर आपको पता है, तो आप एकदम से ये आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। कैसे? देखो, जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 होता है ना, वो राइट टू इक्वालिटी होता है। आर्टिकल नंबर 30 होता है, आर्टिकल 30 होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि जो मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ स्टेट वर्ड आया है, तो उसको हमारे को क्या कंसीडर करना है। तो इससे हमारे को साफ पता चल रहा था कि आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आते हैं आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक। ठीक है, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आर्टिकल नंबर 26, तो ये हो गया राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल नंबर 25 वो क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मैं लिख देती हूँ, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन।
ये हो गया आर्टिकल नंबर 25, 26 भी हो गया। आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस for promotion of any particular region, for promotion of any particular religion। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, freedom as to attendance at religious instruction in educational institution। अब हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो और ऑप्शन में है 15, 30 एंड 12। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी। इसमें बोला था और इसके अंदर कुछ बातें और लिखी हैं, वो भी देख लेते हैं। प्रोहिबिट्स discrimination on grounds of religious, race, caste, sex or place of birth। Ensure equal access to public places and equal rights for all citizens। Ensure equal access to public places and equal rights for all citizen। अब आर्टिकल नंबर 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये कहता है ग्रांट माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टेब्लिश, grants minorities is the right to establish and administer educational and administer educational institution educational institutions of their choice। grant minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice। अब आर्टिकल नंबर 12 जिसमें डेफिनेशन दी है स्टेट की, हम वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। Define state as including Government of India, state government, parliament, state legislature, local authorities, etc.
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये डिफाइन स्टेट एज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा। आई होप आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 6, मजूली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑन द बैंक्स ऑफ डैश रिवर। मैनी एथनिक ग्रुप्स गिव देयर कल्चरल परफॉर्मेंस इन दिस फेस्टिवल। तो मजूली फेस्टिवल नवंबर के मंथ में सेलिब्रेट होता है, ये तो हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। मजूली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑन द बैंक्स ऑफ कौन सी रिवर? लोहित, मानस, कामेग या दिहिंग। तो मजूली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑन द बैंक्स ऑफ लोहित रिवर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मजूली फेस्टिवल के बारे में हमारे को ये और पता होना चाहिए कि मजूली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवर आइलैंड। मजूली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। देखो, और जो मानस है कहाँ से बहती है? फ्लोज थ्रू असम एंड भूटान, फेमस फॉर मानस नेशनल पार्क। फ्लोज थ्रू असम एंड भूटान एंड फेमस फॉर मानस नेशनल पार्क। अब कामेग की बात करते हैं। ये रिवर है अरुणाचल प्रदेश एंड असम में। रिवर इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। और दिहिंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम। ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम, एसोसिएटेड विद दिहिंग पटकाई फेस्टिवल। और दिहिंग रिवर किससे रिलेटेड है? दिहिंग पटकाई फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन? डॉक्यूमेंटेशन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस, प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक हार्मनी by teaching foreign languages, creating materials and collection of Indian languages, advertising government on language related matters। देखो, इंडियन लैंग्वेज की बात हो रही है तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज का कहीं कैसे आ जाएगा? इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन में क्यों ही बात होएगी? तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक हार्मनी बाय टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। Question number 8. The presence of Vindhya and Satpura ranges in India is a characteristic of which of the physiographic divisions? Himalayas, Himalayan highlands, Indo-Gangetic plains, Peninsular plateau and Thar desert। देखो, जो हमारी ये है विंध्या रेंज और ये है सतपुड़ा रेंज, ठीक है। और इनके बीच से कौन सी रिवर निकलती है? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, आज भी बता देती हूँ, ये है नर्मदा रिवर। और जो विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, हिमालयन हाईलैंड्स कंपोज्ड ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ। जो हिमालयन हाईलैंड्स है वो है कंपोज्ड ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन से बने हुए हैं। ये लिख देती हूँ, कंपोज्ड ऑफ यंग
fold mountain in the north. Indo-Gangetic Plains, low-lying fertile plains between Himalayan and Peninsular Plateau. Low-lying fertile plains between Himalayas and Peninsular Plateau. और पेनिनसुलर प्लेट्यू तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ उसका एक्सप्लेन. एंशियंट लैंडमास इंक्लूडिंग द विंध्या, सतपुड़ा, अरावली, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या आ जाता है? एंशियंट लैंडमास इंक्लूडिंग द विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, अरावली हिल्स, Western Ghats and Eastern Ghats, including the Vindhya, Satpura, Aravali, Western Ghats and Eastern Ghats. Thar Desert, सैंडी डेजर्ट रीजन इन द राजस्थान. थार डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में है. और सैंडी डेजर्ट रीजन इन राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वाज द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन? महादंडनायक, उपारिका, विषयपति या संधि विग्रहिका? तो ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर का ऑफिशियल डेजिग्नेशन क्या था? उपारिका. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. हम ये भी देख लेते हैं. महादंडनायक किसे कहते थे? चीफ जुडिशियल ऑफिसर. किसको? चीफ जुडिशियल ऑफिसर. विषयपति, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वर्कड अंडर उपारिका. जो ये विषयपति थे ना, ये उपारिका के अंदर काम करते थे. हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहते थे इन्हें. विषयपति, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट. एंड संधि विग्रहिका, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर. मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट प्रोमिनेंटली स्पोकन इन सिक्किम? सिक्किम में प्रोमिनेंटली कौन सी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है? बोडो, लेपचा, भूटिया या नेपाली? देखो सिक्किम जो है ना, यहाँ पे है, नेपाल के पास है, तो नेपाली तो बोली जाएगी उसमें. भूटिया ट्राइब भी बोली जाती है, लेपचा भी. बट जो बोडो लैंग्वेज है ना, ये असम की लैंग्वेज है. तो सिक्किम में क्यों बोली जाएगी? असम में ज़्यादातर बोली जाएगी. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following was the groundbreaking work of plant entomologist Catherine Isau? Creation of hybrid varieties in different species of grasses, partial shoot theory of the leaf, a comprehensive synthesis of plant development incorporating genetics, study of breeding of sugar beet for resistance to curly top. निम्नलिखित में से कौन सा पादप शरीर रचना वैज्ञानिक कैथरीन इसहाफ का अभूतपूर्व कार्य था? घास की विभिन्न प्रजातियों में संकर प्रजातियों का निर्माण, घास पत्ती का आंशिक प्रहो सिद्धांत, आनुवांशिकी को शामिल करते हुए पादप विकास का एक व्यापक संरक्षण, घुंघराले शीर्ष के प्रतिरोध के लिए चुकंदर के प्रजनन का अध्ययन. ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑफ कैथरीन इसौ इज अ कॉम्प्रिहेंसिव synthesis of plant development incorporating genetics. Option number 3 is the correct answer. Question number 12.
Which of the following statement regarding Lala Lajpat Rai is not true? He was born on 28 January 1865. He was the editor of The Hindu. He was a founder of the member of Bar Council of Hisar. He founded the Servant of Policy Society in 1921. लाला लाजपत राय, देखो उन्होंने ही वॉज द एडिटर ऑफ द हिंदू, यही गलत है क्योंकि वो द हिंदू के एडिटर नहीं थे। वो किसके एडिटर थे? लाला लाजपत राय एडिटर द पंजाब, द पंजाबी, द पीपल एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू यंग इंडिया, द पीपल and contributed to young India। तो कौन सी बात गलत है लाला लाजपत राय के रिगार्डिंग? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज नेवर कंप्लीटली डिसॉल्व? संसद का कौन सा अंग कभी पूर्णतः भंग नहीं होता? ये तो पता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा तो भंग हो जाती है ना इलेक्शन के टाइम पे, मतलब इलेक्शन से पहले। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं और राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 ईयर्स का, मतलब एक मेंबर का टेन्योर होता है 6 ईयर का। Which of the question number 14, which of the following riverine island is the most populated island in the world located on the ब्रह्मपुत्र river? देखो अभी मैंने ऊपर भी बताया था वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है? मजूली, और ब्रह्मपुत्र रिवर पे है वो। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। मजूली आइलैंड इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। और कहाँ पे है ये? ब्रह्मपुत्र रिवर पे तो है, ठीक है, कहाँ? असम में है, इन असम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये और ऑप्शंस देख लेते हैं। श्रीरंगन आइलैंड लोकेटेड ऑन कावेरी रिवर इन तमिलनाडु, कावेरी रिवर पे है। इन तमिलनाडु। और मुनरो आइलैंड केरला में है। दीवार आइलैंड गोवा में है, मंडोवी रिवर पे, गोवा में है, इन मंडोवी रिवर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग राज्यसभा? इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द पार्लियामेंट, it can impeach the prime minister, its member are directly elected, it is a permanent house। देखो it can be dissolved, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था राज्यसभा में, हमने बताया कभी डिसॉल्व नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। it can impeach the prime minister, ये भी गलत हो गया। its member are directly elected, राज्यसभा देखो जिसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वो डिसॉल्व हो जाती है, राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ये भी गलत हो गया। तो क्या है? राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और इट कैन इम्पीच बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इम्पीचमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ही होगा। मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये है ना, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर के, उनके द्वारा। और आर्टिकल नंबर 80 में है राज्यसभा के बारे में मेंशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली? तो क्या पूछा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। एक बार हम सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? आर्टिकल नंबर 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 19 के 6 पार्ट्स होते हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले ही जो ऑप्शंस में आर्टिकल हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 24 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एक बार, प्रोहिबिशन
prohibition of child labor in factories, mines, etc. Article number 21, protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty. Article number 22, protection in cases of arrest and detention. Protection in case of arrest and detention. अब हमारा देखो 19 हो गया, 20 बीच में रह गया। एक बार हम आर्टिकल नंबर 20 भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 के जो 6 पार्ट होते हैं उनकी ट्रिक से उनको लर्न कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। आर्टिकल नंबर 20 क्या लिखा है इसमें? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन in respect of conviction for offenses। और इसमें क्या क्या लिखा है? लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, नो डबल जेओपार्डी, and no self-incrimination। अब हम आर्टिकल नंबर 19 को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। जो इसके पार्ट्स हैं हम उनको कैसे याद करते हैं? उनको याद करने की ट्रिक है साम्रो ट्रिक, SAAMRO। हो गया ना 6 पार्ट, ABCDENF। अब मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। ए में 19, आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज ए, इसमें क्या है? राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो एस से क्या हो गया? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी क्या है? टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अगर जो ये शॉर्ट ट्रिक में जो वर्ड्स हैं ना, अगर आप वो भी याद कर लोगे तो आपको सीरियल वाइज याद हो जाएंगे और पेपर में भी आप लिख पाओगे। देखो ए से क्या हो गया? आर्म्स। सी टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉरपोरेट सोसाइटीज़। यूनियंस और कॉरपोरेट कोऑपरेटिव है, सॉरी कॉरपोरेट नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ए से नेक्स्ट ए से क्या हो गया? एसोसिएशन एंड यूनियन। डी आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज डी में क्या है? टू मूव फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
क्या हो गया मूव, एम से क्या हो गया मूव फ्रीली। ई क्या है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल in any part of the territory of India. तो आर से क्या हो गया रिसाइड एंड सेटल। एफ 19 का लास्ट पार्ट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or to carry any trade, any occupation, trade और बिजनेस। तो ओ से क्या हो गया ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। क्या है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्म्स विदाउट आर्म्स, to form association and unions and cooperative societies, to move freely throughout the territory of India, to reside or settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business। तो ट्रिक क्या होगी सामरो। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is the main focus of the national quantum mission launched by the government of India in March 2025? कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क। क्या नेशनल क्वांटम मिशन जो कि मार्च 2025 में लॉन्च हुआ था उसका मेन फोकस किस पे था, वो था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओहो सॉरी नेशनल क्वांटम मिशन है ये, इसका मेन फोकस था कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। संचार और नेविगेशन इज द मेन फोकस। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट UR अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग अमंग ऑल एडल्ट अबव 15 years of age, percentage of unemployed person living below the poverty line, percentage of unemployed person among persons in the labor force, percentage of unemployment person among the total population। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया पूछा है, कौन सा करेक्टली डिफाइन करता है, वो है परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन अमंग द अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन अमंग पर्सन इन द लेबर फोर्स। जो लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है वही तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिफाइन करेंगे ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इन ऑप्शन को ध्यान से देखें ना तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे को पढ़ने पे ही पता चल जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन होने चाहिए और पूरी लेबर फोर्स में वो पर्सन। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिग्नल्स द बिगनिंग ऑफ सोशल बैंकिंग इन रूरल एरियाज, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन बैंक्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल रुपी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत का क्या संकेत है? बिगनिंग ऑफ सोशल बैंकिंग इन रूरल एरियाज, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। जब से कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है तो रूरल एरियाज में भी बैंकिंग स्टार्ट हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ फिएट मनी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिएट मनी क्या होती है। तो मनी दैट हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट इज़ डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट। देखो पहले हमारे पास 500 के नोट हुआ करते थे पुराने वाले, और 2000 और 1000 के नोट हुआ करते थे। जैसे ही मोदी जी ने बोला 2016 में कि अब 1000 रुपये का नोट लीगल टेंडर नहीं रहा, तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, वो भी कागज़ का टुकड़ा था, अब वो बिल्कुल एक कागज़ का टुकड़ा बन गया था। अब जो हमारे पास ये 500 के नोट हैं, 20 के, 100 के, 200 के, अगर मोदी जी बोल दें कि आज रात के बाद 200 का नोट लीगल टेंडर नहीं है, तो अब वो भी एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाएगा। तो फिएट मनी क्या होती है, उसकी अपनी
इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, बट वो एक लीगल टेंडर डिक्लेयर्ड होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नमेंट। तो मनी दैट हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू but is declared as legal tender by the government। तो आंसर क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ फिएट मनी? क्रेडिट कार्ड, बैंक डिपॉजिट, सेविंग इन पोस्ट ऑफिस, करेंसी एंड कॉइन्स। करेंसी एंड कॉइन्स आर द फिएट मनी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।